मैल निकालने वाले आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिल्कुल आम मिल जाते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये सही तरह मैल निकाल सकते हैं? गला पक जाना या पेन होना, वो क्या होता है? घर पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा, जाके डॉक्टर से तंदुआ कटवा के लाओ, तंदुआ कटवा के लाओ। धक्के से करवाते हैं ऑपरेट। एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, खास करके लड़कों में मैंने जो आदत देखी है, गाड़ी की चाबी होती है या फिर बाइक की चाबी होती है, कान में घुमाते रहते हैं। क्या ये ठीक है सर? तो समटाइम होता है कि आप ईयर की सर्जरी कर रहे हो पर सारा प्रॉब्लम थ्रॉट में, ऐसा कुछ होता है कि नहीं, या नोज में है? डॉक्टर से लोग डरते क्यों है? मेरा बहुत बड़ा सवाल रहता है सारे डॉक्टरों से। खुद को कुछ हुआ तो या तो हम चैरिटेबल जाएंगे या केमिस्ट के पास जाएंगे। रीजन बिंग क्योंकि लाइफ तो हमें फ्री में मिली। नक्सीर का मतलब ये नहीं कि ब्रेन का ब्लड आ रहा नाक से। ओके। आपने नीट के बारे में सुना होगा इस बार, आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि उन बच्चों के जो भी हुआ, देखो सारे बच्चे तो सारे सफ़र कर रहे हैं ना, ये 100% स्कोरिंग होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। मेरी बेटी ने जब एग्जाम दिया था, एग्जाम दे के जब निकली है तो निकलते इसका पहला पता क्या जवाब था बेटी का? पापा इतना घटिया एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू में नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए मेंटोर, नए नए एक्सपर्ट्स। और आज मैं जिस एक्सपर्ट की बात कर रही हूँ वो हैं एक डॉक्टर जो कि ENT स्पेशलिस्ट है। आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी का। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शालू जी, बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। सर, आपने अपने कीमती टाइम में से निकाला। मुझे पता है कि बीइंग अ डॉक्टर टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। सर, हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशन के ऊपर, ENT। सर, ये तीनों के ही एक डॉक्टर क्यों होते हैं, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर हम 70s में जाते हैं, 60s में जाते हैं तो एक ही ब्रांच थी, आई एंड ENT इकट्ठी थी। या हम कह सकते हैं नेक से ऊपर वाला पोर्शन एक ही ब्रांच में कवर्ड होता था, दैट वाज आई एंड ENT इकट्ठी ब्रांच थी। इसके अलावा डेंटिस्ट्री अलग थी। ओके। मतलब जैसे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ती गई, सर्जरीज आती गई, टेक्निक्स आती गई, तो ये सारी की सारी ब्रांच को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक आई को सेपरेट कर दिया गया एंड बाकी का पोर्शन नेक से ऊपर वाला एक कर दिया, दैट इज ENT हेड एंड नेक। ओके सर, बेसिकली जो ENT है ना, ईयर, नोज और थ्रोट है ना, तो ये तीनों सेंस ऑर्गन्स में आ जाते हैं, है ना, हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो पहले हम करते हैं ईयर के बारे में बात, है ना। सर, ईयर के बारे में फर्स्ट बात तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सुनने की शक्ति खो बैठते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं? देखो, सुनने की शक्ति खोने के कारण तो हम मान के चलते हैं कान में मैल से लेकर ब्रेन हैमरेज तक। तो एज के हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर मान लो छोटा बच्चा हमारे पास आता है और उसका लगता है कान बंद है, तो कान के अंदर या तो वैक्स होगी, सेकंड पोर्शन उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगा, तो आप बच्चा या बड़ा कोई सुन नहीं सकता। तीसरा कारण हो सकता है कान के पर्दे में छेद हो, तो सारी की सारी आवाज़ें अंदर तक नहीं जा सकती। उसके आगे चलते हैं तो 3 हड्डियां होती कान के अंदर में। अगर मान लो उन तीनों हड्डियों में से आपकी कंटिन्यूटी नहीं है तो साउंड अंदर ट्रांसमिट नहीं होती है। और उससे आगे चलते हैं तो एक और हड्डी होती है जो आवाज़ को सुनाई वाले हिस्से तक लेके जाती है। अगर वो चिपक गई तो उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके आगे चला जाता है कॉकलिया। कॉकलिया मीन्स अगर वो कमज़ोर हो गया तो आपको हियरिंग एड लगानी पड़ती है। अगर कॉकलिया से आगे जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसका कोई इलाज नहीं। बेसिकली ये भी एक इलाज भी इसका लिमिटेड एरिया में ही है। इलाज इसका जहाँ तक सुनाई वाला हिस्सा है वहाँ तक है। जहाँ पे ब्रेन का पार्ट आ जाता है वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो हम सुनते हैं कान के थ्रू सुन के वो ब्रेन तक पहुँचता है, तब हमें समझ आता है। एग्जैक्टली। तो इलाज भी जो भी पेशेंट आता है कि उसको कम सुनता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट क्या करते हैं कि अगर उम्र होगी तो मशीन वाले के पास चले जाते हैं कि भाई हमें सुनता नहीं है। अच्छा, उसको ये नहीं पता है कि इसका मेडिकल इलाज है, सर्जिकल इलाज है, या कोई इलाज नहीं, या हेयरिंग एड है, या कॉक्लियर इम्प्लांट है। वो हर किसी को मशीन लगा देगा, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे होता है कि पेशेंट जिसको नहीं सुनता, नहीं दिखता, वो डॉक्टर से बजाय उसको लगता है मैंने चश्मा ही तो लगवाना है, हाँ जी, तो नजर चेक करा लेता हूँ। मेरे को सुनता नहीं, पता है मशीन लगनी है, तो सीधा ही मशीन लगा लेता हूँ।
वो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जो बात मैं आने वाली थी। तो आपने बोला कि मशीन वाले के पास सीधा ही गए और सीधा ही अपनी मशीन लगा ली। मशीन वाले के पास तो उसको ये पता ही नहीं ना, उसने देखा आपको सुनता नहीं है, उसने टेस्ट किया, उसने मशीन लगा के दे दी। और पेशेंट हमारे पास कई बार पेशेंट आता है, देखा कान के पर्दे में छेद था और यंग फीमेल है, मशीन लगा के घूम रही है, उसका टेस्ट किया, देखा भी ऑपरेशन उसका सुन जाएगा, ऑपरेट किया, मशीन उतर गई उसकी। तो ये पेशेंट गलती करते हैं। तो सर जो आपने बात बोली बहुत अच्छी बोली कि पेशेंट गलती करते हैं। यहाँ पे मैं अपने भारतीय जो सभ्यता है, जो भारतीय, आप बाज़ारों में जाते हो तो कान की मैल निकालने वाले आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिल्कुल आम मिल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही तरह मैल निकाल सकते हैं जो नहीं सही है? कई बार ये लोगों के कानों को डैमेज भी कर देते हैं। देखो, जहाँ तक कान को साफ़ करने की बात है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के बाद, बड़ा सीखने के बाद, उसके बाद पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के बाद बड़ी मुश्किल से साफ़ कर पाते हैं। तो हमारी समझ से बाहर है कि वो बंदे की भी सनलाइट में कैसे क्लीन कर लेते हैं। या तो वो एक्चुअली क्लीन करते हैं या साफ़ कान को ही साफ़ करके आपको दिखा देते भाई हमने आपका कान में से मैल निकाल दी। सपोज करो चलो उन्होंने वैक्स सही ढंग से भी निकाल दी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो लोग साफ़ करवाते हैं उनके कान में कुछ होता ही नहीं है। उनको बस ये लगता है कि चल आया या 10 रुपये 20 रुपये से कान साफ़ ही करवा लेते हैं। जैसे रूटीन में लोग घरों में ईयरबड्स यूज़ करते हैं, लेके आते हैं, रोज़ उनको एक हैबिट होती है ईयरबड मारने की, अच्छा लगता है, लेकिन उनको लगता है कि डेली बेसिस हम ईयरबड यूज़ करते हैं तो हमारा कान साफ़ रहता है। तो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो बंदा भाई ईजिली एंड सस्ते में अवेलेबल है तो कहते भाई हमारा कान साफ़ कर दे। अच्छा, जिसके कान में कुछ होता है वो उसका साफ़ कर ही नहीं पाता। अच्छा, ये भी बात है। एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, खास करके लड़कों में मैंने जो आदत देखी है, गाड़ी की चाबी होती है या फिर बाइक की चाबी होती है, कान में घुमाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो पेंसिल, पेन या फिर कोई भी नुकीली चीज़ है ना, ईयरबड तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ये ठीक है सर? ठीक तो नहीं है, लेकिन हर किसी को अच्छा लगता है। तो बेसिकली एक क्रेविंग होती है, आपके हाथ में कोई चीज़ ऐसा लगता है कान में जाके उसको लेके वो घुमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, घुमाते घुमाते चांसेस होते हैं इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अब बारिश के मौसम में करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर सपोज आप चाबी या कुछ भी कान में घुमाते रहते हो तो उसमें एक डिजीज़ होती है न्यूरोडर्मेटाइटिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि अभी तो उसको खारिश नहीं होती थी पेशेंट को, लेकिन खारिश करके अच्छा लगता था, कल को वो खारिश शुरू हो जाएगी, फिर वो इलाज करना बड़ा मुश्किल है उसका, उसको एक्चुअली खारिश शुरू हो जाती है फिर। तो बेसिकली लोगों को अपने हाथ को कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ उठा के कान में कभी नहीं मारनी चाहिए। कभी उसको फील होता है तो ठीक है, आपको लगता है भी खारिश हो रही तो कर लो, लेकिन ये एक हैबिट बन जाती है, आदत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि आपको खारिश अब करो ही ना कुछ। पर डिजीज का वो ना दो। बिल्कुल। कुछ चीज़ों में मैंने एक चीज़ और भी सुनी है, जो जनरली जब हम नहाते हैं तो अक्सर हमारे कानों में पानी चला जाता है। नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता कान में पानी। अनलेस और अनटिल आपके घर में शावर पैनल लगा हुआ है, उस पैनल से आप ऐसे खड़े होगे तो पानी सीधा जाएगा। अदरवाइज आपने कभी भी देखा होगा आँख में सांस लेते समय नाक में पानी कभी भी नहीं जाता, मुंह खुला होता, मुंह के अंदर पानी नहीं जाता। ये नेचर ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। तो फिर कई बार लोगों के चला जाता है तो कान में सुनाई देना जाता जब है हमारी इग्नोरेंस के कारण। कान को साफ करते हो ऐसे करके, या फिर आपने कान में डाला, बहुत लोगों को साफ करने की आदत ही पड़ी, वो अपने आप थोड़ी देर में निकल आता पानी। वो कोई डेंजरस वाली बात नहीं है। अगर वहाँ पे रुकेगा पानी तब तो इन्फेक्शन के चांसेस भाई निकल आएगा वो तो पानी, कोई इतना बड़ी डेंजरस। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कान के अंदर मैल बनती है, वो ऑयल बेस्ड है, वो पानी को जाने नहीं देती। अगर मान लो आपके कान में मैल नहीं है लेकिन हल्की सी भी बनी हुई है मैल, तो वो कान को लुब्रिकेट करती है, तो ऑयल पानी को टच ही नहीं होने देता, वो जाने नहीं देता। समटाइम्स सर मैंने 1-2 केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में कि कुछ बच्चे बचपन से ही नहीं सुन सकता उनको, क्या वो बोल भी नहीं सकते हैं फिर? ये तो फैक्ट है, जो नहीं सुनेगा वो बोलेगा भी नहीं बच्चा। ऐसा क्यों होता ये कि हम लोग जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा 5-6 मंथ के ऊपर वो पहला वर्ड माँ पा ऐसे बोलता है। रीज़न ये होता है कि उसको कुछ सिखाया नहीं जाता। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसमें बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होता रहता है, लड़ाई हो, झगड़ा हो या बात हो, तो बच्चा जो जो सुनता रहता है वो सीख जाता है, अपने आप सीखता है, वही वर्ड बोलता है। जिस बच्चे ने पैदा होते सुना ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे? उसके ब्रेन में तो वर्ड्स गए ही नहीं कोई। हम लोग जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो हमने सुना हुआ हमारी हार्ड डिस्क में ऑलरेडी ब्रेन में पड़ा हुआ है, उन्हीं वर्ड्स को बोल रहे हैं। ऐसा भी है भाई आपको ये मान के चलिए, आपने कोई गाना सुना हुआ है अपने वक्त में, पुराना गाना,
आज वो हल्की सी वॉल्यूम पे चल रहा है, तो आपके दिमाग में उसके सारे के सारे लिरिक्स चलने शुरू हो जाते हैं। भले ही वैसे आपको लिरिक्स नहीं आएंगे, लेकिन उतनी वॉल्यूम पे नया गाना लगा दो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। इसका मतलब आप बोलते वही चीज हो जो आपके ऑलरेडी ब्रेन में होता है। बेसिकली जो हम सुनते हैं वही बोल पाते हैं, वही बोल सकते हो, उसके बगैर नहीं। आप ये आपके प्रोफेशन से थोड़ी सी हट के बात करती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बताती हूँ कि मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि जो सुनते हो वही बोलते हो, इसका मतलब हमें बच्चों को परवरिश देने के टाइम उनको अच्छी चीज़ें सुनानी चाहिए, ना कि कोई गलत कन्वर्सेशन, लड़ाई झगड़ा गालियाँ नहीं। उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए उनको अच्छी कन्वर्सेशन सुनाई देनी चाहिए। ये तो आपने बात ना बिल्कुल, मैं तो उस पर आ रहा था हियरिंग एंड स्पीच के ऊपर। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया कि हमने बच्चों में क्या कहते हैं ना, मॉरल, उसमें क्या वैल्यूज देनी चाहती है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हाँ, हमारे लिए यही होता है कि अगर बच्चा सुनता है तो बोलेगा 100%। ओके, उसमें 99.9% की कोई गुंजाइश नहीं। आम लोग देखते हैं, वो आते हैं कि डॉक्टर साहब देखना तंदुआ तो नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, तंदुआ देखना। तो एक ही आता है कि तंदुए का मतलब होता है, हम बच्चों को बोलते हैं जीभ बाहर निकालना। अगर उसकी जीभ नीचे ले ले दांत से 1 से 2 मिलीमीटर भी बाहर आ गई तो समझो बच्चा बोलेगा 100%। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जीभ बिल्कुल नीचे लगी, ऊपर नहीं लगती, तो वर्ड्स का क त बोल सकता है, क फ बोल सकता है। इसको आर्टिकुलेशन डिफेक्ट बोलते हैं, ना कि ये नहीं होगा बच्चा बोलेगा नहीं। और बहुत से लोग ऐसे घर पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा, जाके डॉक्टर से तंदुआ कटवा के लाओ, तंदुआ कटवा के लाओ। धक्के से करवाते हैं ऑपरेट। ओ, फिर उससे क्या बोलना शुरू हो जाता है? बोलता नहीं, वो तो कहना पड़ता भी स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी इसकी बच्चे की। लेकिन घर पे बुजुर्ग जो मानते नहीं ना, वो ओके, एक तंदुआ चला आ रहा, तंदुआ तो नहीं बोला तो इसका तंदुआ कटवा लो, तो बच्चा बोलेगा। तो सर, क्या जैसे हम ईयर वैक्स के बारे में, हियरिंग लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ और आती है इस टाइम, जो हमने कहा कि जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। क्या जो बच्चा बचपन से नहीं सुन रहा था, क्या वो फिर सारी उम्र नहीं सुनेगा? कुछ ऐसा है? देखो, आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का नहीं पता, प्राइवेट हॉस्पिटल में जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, हर बच्चे का एक टेस्ट होता है, OAE बोलते हैं उन्हें, ऑटो एक्यूस्टिक एमिशंस। उससे ये पता लग जाता है कि बच्चा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। पैदा होते पता लग जाता है। OAE टेस्ट होता है। अगर वो सपोज टेस्ट ठीक नहीं आता, उसको रिपीट करवाते हैं। ओके, जब तक उसका टेस्ट रिपीट करते करते ठीक नहीं, अगर सपोज वही उसका रिपीट ठीक नहीं आता, तो 1 साल की एज के बाद उसका, आजकल उससे भी कम एज पे एक टेस्ट होता है, बैरा बोलते हैं। बैरा से ये पता चल जाता है कि कान के अंदर का हिस्सा काम करता है कि नहीं करता। अगर वो काम नहीं करता तो बच्चे को सीधा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए ले जाया जाता है कि उसके कॉकलियर इम्प्लांट लगाते हैं, ताकि बच्चा जितनी जल्दी वो इम्प्लांट लग जाएगा उतनी स्पीच उसकी अच्छी होगी। पहले तो टाइम था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे का हो जाए, अब ये सिस्टम आ गया कि इसका बच्चे का 3 महीने के अंदर अंदर ऑपरेट हो जाना चाहिए। 1, 2, 3 कर दिया सिस्टम सारा। ओके सर, ये प्लांट होता क्या है? कॉक्लिया बेसिकली हम कान को अगर बांटे तो 3 हिस्से हैं। आउटर ईयर, जैसे हमने कान का ये हिस्सा देखा, और कैनाल जिसमें खारिज करते हैं। उसके बाद मिडल ईयर, जहाँ पे 3 हड्डियां होती है, वो साउंड को आगे लेके आती है। तीसरा पोर्शन है सुनाई का जगह, जिसको कॉक्लिया बोलते हैं। वो काम नहीं करता, तो इम्प्लांट में उस कॉक्लिया की जगह एक हम लोग वायर डाल देते हैं। एक वायर इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, वो एक प्रोसेसर यहाँ पे जुड़ा होता है, उसके साथ हेयरिंग एड लगती है। तो बच्चा उससे सुनता है, क्योंकि कॉक्लिया की जगह हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो वो काम करना शुरू कर देता है। बेसिकली परमानेंट वो लाइफ भर प्लांट लगेगा। बिल्कुल। पर ये है कि प्लांट से वो बोलना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी सर्जरी कराओगे, स्पीच उतनी अच्छी होती है। बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने सर्जरी लेट करवाई तो स्पीच उतनी अच्छी नहीं आई। जितनी जल्दी होता है स्पीच उतनी अच्छी आती है। सर, इस चीज़ पे ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आना शुरू हुआ। जो कुछ लोग तोतला बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, है ना, बहुत सारे वर्ड्स को, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट है ना। वो आर्टिकुलेशन डिफेक्ट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हिंदी के वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जीभ को हम नीचे रख के बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क के लिए क नीचे बोल लगता है, और त के लिए ऊपर जाता है। तो कई बच्चों को देखना क त बोलते हैं, ठीक है ना। स्कूल की जगह सतूल बोलते हैं, सतूल। वो जीभ ऊपर जाती है, दैट इज आर्टिकुलेशन डिफेक्ट होता है। तो वो स्पीच थेरेपी से ठीक होता है। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग लिप से बोलते हैं ना, जीभ का कोई काम नहीं, प, फ,
टंग का रोल ही कोई नहीं है। वो जो टंग का रोल है वो वाले वर्ड्स वो गलत बोलते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग आर्टिकुलेशन डिफेक्ट होती है। अगर बच्चा मान लो गलत बोल रहा है, क तो बोल रहा है, सतूल बोल रहा है या तोतला बोल रहा है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट क्या करते हैं, बच्चे का एक वैल्यूएशन करते हैं, उसे वर्ड्स बुलवाते हैं, तो वो वर्ड्स निकाल लेते हैं, ये वर्ड्स बच्चा ठीक नहीं बोलता, देन उसको स्पीच थेरेपी से ठीक कर देते हैं। मतलब उसमें एज सच कोई मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, जस्ट स्पीच थेरेपी। बेसिकली वो भी ठीक किया जा सकता है, वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल। सर अब हमने ईयर के बारे में जैसे बहुत सारी बातें समझी, आपने बताया कि ईयर भी एक हद तक ठीक किया जा सकता है, उसके बाद जब ब्रेन का काम आता है तब ईयर का कोई वो नहीं। एक्चुअली बॉडी के किसी ऑर्गन का पार्ट जब ब्रेन तक आ जाता है तो वो पार्ट कोई भी करेक्ट नहीं कर सकता। आप ब्रेन हेमरेज ले लो, ब्रेन हेमरेज में ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो जाता है और वो पार्ट जिस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है वो कहाँ रिकवर होता है। आपने देखा होगा जिनके ब्रेन हेमरेज, जिनकी स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाती है, हाँ बहुत सारे लोगों की स्लर्ड होती है, वो ब्रेन वाला पार्ट गया तो अब वो स्पीच ठीक नहीं हो सकती कभी भी नहीं ना, वो स्लर्ड वैसे ही रहेगी क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है ना। भाई मास्टर ऑर्गन तो ब्रेन है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो सर जैसे हम अब सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो जो थ्रॉट में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा आता है कि थ्रॉट पेन, गला पक जाना, जब पेन होना, वो क्या होता है? बेसिकली जितने लोग आते हैं गले दर्द वाले, या तो उनको एलर्जी होती है या इन्फेक्शन होता है। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एलर्जी की वजह से गले में दर्द होता है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जब से कोविड आया मेरे ख्याल एजिथ्रोमाइसिन गोली कितनी चली है कि गले में दर्द हुआ, 3 गोलियाँ खा ली। अब उसको ये नहीं पता था मुझे इन्फेक्शन था या जस्ट एलर्जी थी, एलर्जी की गोली से मेरा गला ठीक हो सकता था। ओके। तो गले में दर्द वाला पेशेंट तो आएगा एलर्जी या इन्फेक्शन वाला। ओके सर, सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे आपने बताया कि जिथ्रोमाइसिन तो एक एंटीबायोटिक है ना, और जो एलर्जी की गोली है वो लिब्रोसिट्रिजिन है ना, तो ये दोनों में तो बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हाँ वही है ना, हर किसी को लगता है कि 3 गोलियों से मैं ठीक हो जाता हूँ, 3 गोलियों से। अब उसमें रीज़न ये होता है, ठीक वही होता है 3 गोलियाँ खा के जिसको एलर्जी थी जो अपने आप ठीक हो जाती। जैसे आपने भी देखा कई बार गले में खराश होती है, आपने चाय भी ठीक हो गया, ठीक है, 1-2 दिन में गरारे की ठीक हो गया। हाँ, वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, वो ठीक हो जाती है एजिथ्रोमाइसिन। अगर जिस दिन इन्फेक्शन होगा उस दिन एजिथ्रोमाइसिन से भी ठीक नहीं होगा। ओह, तो बेसिकली सिर्फ फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर गला काफ़ी पेन है, और जो डॉक्टर जितने भी पेशेंट है जब उनका नहीं ठीक होता, खुद की दवाइयाँ, केमिस्ट की दवाइयाँ, सेल्फ मेडिकेशन, होम रेमेडीज, उसके बाद ही हमारे पास आता है। ईएनटी में पेशेंट आता ही वही है, जब सारे ट्रीटमेंट खत्म हो जाते हैं तब आता है। इवन दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं, उनके पास भी गले वाले पेशेंट जाते हैं, खांसी जुकाम वाले जाते हैं, जब उनसे नहीं ठीक होता है तो हमारे पास आते हैं। बेसिकली लोगों को लगता है कि जब बिल्कुल केस बिगड़ जाएगा फिर जाएंगे। नहीं, ये भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, उनको बेसिकली लगता है कि गला खराब जुकाम तो क्या चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का गला खराब जुकाम ठीक हो भी जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब नहीं ठीक होता भाई तभी आ जाओ एटलीस्ट तो क्योंकि जिसने नहीं ठीक होना वो हमारे से भी ठीक नहीं होगा। ओके। क्योंकि एलर्जी का पेशेंट जो है उसको सारी उम्र एलर्जी रहनी है। और वो हमारे पास आके सीधा डॉक्टर साहब परमानेंट इलाज बता दो, तो हमारे पास एक ही जवाब होता है, भाई टेम्पररी लाइफ में परमानेंट कुछ नहीं है। ओह, ये सही बात बोली सर। ये एलर्जी वाली बात पे मैं अपनी फैमिली के लिए एक चीज़ पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरी मैक्सिमम इन-लॉज फैमिली को सुबह उठते ही उनको कफ होनी शुरू हो जाती है, वो अच्छी करना शुरू हो जाते हैं, चिक्कें आती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूसली। वो भी क्या एक एलर्जी का पार्ट है? बिल्कुल, वो बेसिकली जिनको सारा साल रहती है उनको हाउस डस्ट से एलर्जी होती है। ओके। हाउस डस्ट से एलर्जी है तो उनके बेड में एलर्जन होता है, क्योंकि सारा दिन बेड पे मतलब बेसिकली सारे घर की डस्ट सफाई की तब भी डस्ट उसके ऊपर गई, आपने उसके अखबार रखा, मैगजीन रखी, पेपर्स रखे, बच्चों ने टॉयज रखे, तब भी डस्ट गई। तो रात को जब उस बेड पे आप सोते हो तो उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है, बॉडी सुबह उठ के रिएक्ट करती है। ओह, तो सर इसका कोई इलाज है क्या? इलाज इन द सेंस आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे जिनको सारा साल एलर्जी रहती है उनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह उठने के बाद बेड के ऊपर बेड कवर्स डाल दे, मोटी चादर। तो सारे दिन की डस्ट उस बेड कवर पे आ जाएगी, रात को उसको फोल्ड कर लो। उस रूम के अंदर कारपेट या रग्स ना हो, जो कि बेसिकली डस्ट तो उसमें होती है लेकिन दिखती नहीं है, बस इतना कर ले, इसके अलावा और करने की जरूरत नहीं पड़े। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो झाड़ू की जगह डायरेक्ट पोछा या वैक्यूम क्लीनर, ताकि डस्ट उड़े ही ना। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। बेसिकली ये डस्ट से ही एलर्जी है सर? डस्ट के अंदर एक माइट होता है, कीड़ा होता है, उसकी वजह से होती है एलर्जी, वो दिखता नहीं आपको। ओके सर, एक चीज़ और आती है टॉन्सर, जो बहुत कॉमन है इंडियन में, तो वो क्या होते हैं, क्या वो ऑपरेट करके ठीक किए जा सकते हैं मेडिसिन से ही? देखो, अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है
तो रूटीन में तो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। ओके। लेकिन जिन पेशेंट्स को बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है तो उनको हम लोग ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं। क्या ये कैंसर का फॉर्म भी ले लेते हैं ना, कभी? कभी भी नहीं। टॉन्सिल्स का कैंसर होता है लेकिन टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, अगर टॉन्सिल्स हैं तो कभी वो मतलब नहीं, बेसिकली मैं ये नहीं कहता, अगर किसी को बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है तो बार बार इन्फेक्शन की वजह से उसको कैंसर नहीं होगा। ओके। लेकिन क्योंकि टॉन्सिल पड़ा हुआ है तो उसमें कैंसर किसको होगा ये नहीं पता ना। कल को पेशेंट को मान लो 50 या 60 साल के टॉन्सिल का कैंसर हो गया, वो कहेगा मेरे को डॉक्टर पहले कह रहे थे ऑपरेट करा, मैं तभी करवा लेता। तो वो एक लोग मन में ना एक धारणा सी बना लेते हैं कि मैं तब करवा लेता। बेसिकली अब जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन का कैंसर तो हो ही सकता है। अब फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत लोगों की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर निकला, उन्होंने एडवांस में मेस्टेक्टमी करवा ली। हाँ। कि हम इससे पहले करवा लें। एग्जैक्टली अगर टॉन्सिल्स हैं तो हम लोग इसलिए थोड़ा कहेंगे भाई आपको कैंसर होगा इसलिए ऑपरेट करा लो, ये इंडिकेशन नहीं है। टॉन्सिल ऑपरेट कराने का इंडिकेशन रिकरेंट इन्फेक्शन ही होता है। अगर किसी भी पेशेंट में 1 साल में 3 बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है लगातार 3 साल तक, या 1 साल में 4 बार होता है लगातार 2 साल तक, या 1 साल में 5 बार होता है मतलब ऑल्टरनेट मंथ, तब हम एडवाइस करते हैं कि आप ऑपरेट करा लो। सेकंड इंडिकेशन आता है अगर टॉन्सिल का साइज इतना बड़ा है कि उसको रात को स्नोरिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तब हम कहते हैं ऑपरेट करा लो। मोस्ट कॉमनली यही है सिर्फ इंडिकेशंस। सर अब आती है जब हम गले की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे ये बताओगे कि हमारी जो ऑडियंस सुन रही है आपको, उनको गले का केयर कैसे करनी चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंडा खाने से आपका गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्या उनको गर्म या कोसा खाना चाहिए या ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, क्या है ये? देखो, लाइफ को नॉर्मल तरीके से लो। अगर किसी का गला सेंसिटिव है, उसको पता है मुझे ठंडी चीज़ खाने से, देखो वो परहेज कर ले। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे गर्म खाने से उसका बचा रहता है गला, या ठंडा खाने से उसका गला खराब होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं है। ये इसका मतलब ये भी एक मिथ है। मिथ इन द सेंस आप ये देखो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, गोलगप्पे की रेडी के पास से निकलूंगा गला खराब हो जाता है, और कुछ बंदे अचार के बीच में बैठे हैं तब भी उनको कुछ नहीं होता। तो ये हर पर्सन टू पर्सन की सेंसिटिविटी है, ये कितना सेंसिटिव है। ओके। तो बट जो गरारे हैं जो हम अक्सर घरों में कहते हैं गला खराब हो चाहे ना भी हो कि अपने गले को ठीक करने के लिए गरारे कर लो, अक्सर मैं भी बोलती हूँ घर में अगर किसी का भी खराब हो जाए, क्या ये ठीक है? देखो, बुक्स पे तो लिखा जाता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि गार्गल्स जब आप करते हो तो पानी बेसिकली मुंह में होता है, गले में नहीं होता। ओके। क्योंकि आप गले में लेके जाओगे तो पानी नीचे चला जाएगा। दूसरी बात, जितने गर्म पानी से आप गार्गल्स करते हो, हाँ जी, उसका सेक यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि अगर आपकी उंगली में यहाँ पे आप गर्म पानी में उंगली डुबोते हो तो आपको यहाँ पे सेक कभी नहीं फील होता। हाँ, यही होगा, बस इतनी वहीं पे होता है। तो आप खुद सोचो कि गार्गल्स करने से मुंह में गर्म पानी के गरारे कर रहे हो तो यहाँ पे सेक कैसे पहुंचेगा? पहुंचता ही नहीं है। ओके। बेटर ये है कि आप अगर गार्गल से बेटर गर्म चाय या गर्म कॉफी पी लो, वो ज़्यादा बेटर, वो गले को टच करके जाएगी, वो ज़्यादा, उसका सूदिंग इफेक्ट आएगा। आपने भी देखा होगा गला हल्का सा खराब होती, गर्म चाय पियो, वो लोग कहते हैं अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय नहीं, गर्म चाय थी बस बेसिकली। अदरक डालो ना डालो, पर गर्म चाय। और जितनी गर्म चाय आप पी सकते हो उतने गर्म पानी से आप गार्गल भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी बात सही है। और लोग कहते हैं कि गला खराब हो गया जी, पानी गर्म, कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया था, सब ने गर्म पानी। बहुत से लोग कहते हैं मैं आज गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पीने से गला हाइड्रेट होता नहीं, गला और सूखता है, और आपको हमेशा लगेगा गले में खराश हो रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। गर्म पानी जो, जहाँ तक मुझे लगता है कि गर्म पानी आपकी स्किन को भी ड्राई कर देता है, ड्राई करता है, वो थ्रोट को ड्राई करता है, और आपको हमेशा खराश रहती है। बहुत से लोग आते हैं कि 1.5-2 महीने डॉक्टर साहब गला खराब हुआ पड़ा, ठीक ही नहीं, 2 महीने पानी कौन सा पी रहे? गर्म पानी पी रहे हैं ताकि गला ठीक हो जाए, वो ठीक ही नहीं हो रहा। बेसिकली अगर मैं आपकी बात को समझूं तो हमें बिल्कुल नॉर्मल वे में बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे तो बर्फ वाला आइस कोल्ड पानी पी लेते हैं, एक एज के बाद आपको नहीं पिया। जिसको जो ठीक लगता है वो वैसे चले। मतलब सच कोई रूल एंड रेगुलेशन मेरी तरफ से ऐसा कोई, हाँ, जिंदगी की तरह रहो, उसको कष्ट मत दो। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। सर अब आती है जब हम ईयर पे द्वारा फिर आते हैं थोड़ी सी बात करने। ईयर ये भी हो सकता है कि बहुत सारी डीजे की बहुत ज़्यादा लाउड साउंड से, जो कि नॉइस साउंड में आता है, क्या इससे हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लाउड नॉइस एक्सपोजर अगर उसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हेयरिंग लॉस होता है। वो डीजे की साउंड हो या प्रेशर हॉर्न्स हो, कोई भी हो, या इंडस्ट्रियल नॉइस पोल्यूशन हो, या रेलवे ट्रैक्स होते हैं, या जहाँ एयरपोर्ट्स के पास जहाज उड़ते हैं, साउंड, उन सब से हेयरिंग लॉस होता है।
अगर बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन लाउड नॉइस होती है उससे सडन लॉस भी हो सकता है, अदरवाइज धीरे धीरे स्लोली लॉस होता है। ओके, स्लोली भी वो होता अब है। जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनका देखना कुछ सालों बाद जहाँ पे जो काम बहुत ज़्यादा शोर होता है उनका धीरे धीरे हियरिंग लॉस होता है। एग्जैक्टली जो लोग आर्मी में काम करते हैं जहाँ पे ब्लास्ट होता रहता है, वो बम्बार्डमेंट करते रहते हैं, उनमें लॉस होता है। एग्जैक्टली जो माइनिंग वाले होते हैं वो ब्लास्ट करते रहते हैं, हाँ, उनका तो बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली इन सब को ईयर मफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को भी और जो आपके आर्मी वाले होते हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के वक्त। लेकिन सब बातें करनी होती है एक दूसरे के साथ, को वो गले में टांग के रखते हैं, कान में कोई लगाता ही नहीं है। ओह, इसका मतलब उनकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है पर लोगों को पता लगाते ही नहीं है। आप ज़्यादातर लोगों को देखना जितने आपके माइंस में काम करते हैं या फैक्ट्री में, उनको दिए होते हैं सब ने, क्योंकि यहाँ बंदा जो काम कर रहा है वहाँ लेके सब बात करनी होती है उसने, तो वो लगाते नहीं कर पाते। लगाते अच्छा, उस एज पे उनको समझ नहीं आती मुझे हियरिंग लॉस होगा। अच्छा, एक स्टेज पे आने के बाद इन सब का एनुअली ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। ओके, तो लॉ कहता है कि भाई जिनको हियरिंग लॉस आपके प्रोफेशनल हैजर्ड की वजह से हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ओके, लेकिन होता उल्टा है, जिसको लॉस हो गया उसकी जॉब भी चली, उसकी जॉब गई। ओहो, उसकी जॉब गई। मतलब ये इसमें भी बहुत बड़ा जो एनुअल कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो काम होता है उनके ऑर्डर होते हैं आपके इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, और उनके एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि हमने आपके जो एम्प्लॉइज आप उनका कितना ध्यान रखते हो। उनका एक एनुअल मेडिकल चेकअप होता है जिसमें आप एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है जिनका सबका ऑडियोमेट्री होती है। ओके, तो उसमें रिपोर्ट जिसकी खराब आई उसकी जॉब गई, और कई बार वो कहता है डॉक्टर साहब रिपोर्ट ठीक बना दो, मेरी जॉब चली जाएगी। और उस वक्त जब उनको ईयर प्लग्स दिए गए थे तब उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब मालिक की भी गलती नहीं है, गलती उनकी भी है कहीं ना कहीं। या तो फिर वो अवेयर ही नहीं थे। नहीं, पेशेंट की गलती हुई भाई। आपने नहीं, जब क्या पता पेशेंट को इतना डीपली पता ही ना हो। जब आपको ईयर प्लग दिएगा भी लॉस होगा, सबको पता है लाउड नॉइस में लॉस होता है, तो उसको दिया गया भी काम करने गया तो लगा उसको। ओके, अब लगाया नहीं जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो अब उसको कंपनसेशन कौन देगा? ओह, ये बात बहुत सही बोली सर आपने। आपको अपना ध्यान तो खुद रखना ही पड़ेगा जिस भी प्रोफेशन में हो। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, जब हम स्पीच की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि आपकी स्पीच चली जाए अकेली? क्योंकि मैंने बहुत सारी एज्ड लेडीज़ में या बहुत एज्ड लोगों में देखा है कि वो बोल नहीं पाते। ज़्यादातर चांसेस होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, आवाज़ बैठती है, गलत आवाज़ ख़राब होती है, जिसमें आपका क्या होता है, या तो टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है। पर कानों से उनको सुन रहा होता है। हाँ, सुन रहा होता है। वॉइस जो जाती है उसमें आवाज़ उनकी बैठ जाती है। आपने देखा होगा खराब सी, जैसे आप मंडी में जाओगे जितने हॉकर्स हैं उन सबकी आवाज़ खराब होती है। तो जब आप बोलते, घर में शादी होती है, सारे गाँव पे बैठते हैं, सबका गला खराब हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद देखो उनका सबकी आवाज़ें ठीक हो जाती है, थके होते सारे रेस्ट करते हैं। तो जब भी वोकल अब्यूज़ होगा, वोकल अब्यूज़ मीन ज़्यादा बोलना या तेज बोलना, तो आपकी वोकल कॉर्ड जो हम जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ स्पीच, उसके ऊपर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आते ही आपकी आवाज़ बैठ जाती है। ओके, नहीं सर, ये परमानेंट भी होती है? परमानेंट होता है पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड पैल्सी। वो आपका एक वोकल कॉर्ड की नर्व गई तो आपका एक वोकल कॉर्ड हिलता नहीं है, तो आवाज़ फिर भी आपकी आएगी लेकिन ब्रीदी साउंड आएगी। ओके, समझ नहीं आएगी बेसिकली लोगों को। होर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी और पेशेंट कहेगा ज़्यादा बोलने से मेरा गला आवाज़ थक जाता है, बोला नहीं जाता मेरे से। तीसरा आता है ज़्यादा बोलने की वजह से उसके ऊपर गांठ आ जाती है वोकल कॉर्ड के ऊपर। इसका मतलब सर मुझे भी कम बोलना चाहिए? नहीं, कम इन द सेंस होता है ज़्यादा बोलना या लाउड नॉइज, लाउड वॉइस। ओके, लाउड मतलब जो हॉकर्स बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड, जब मान लो आपकी आवाज़ ख़राब हो गई तो उसके बाद वॉइस रेस्ट कर लो। ज़्यादातर टीचर्स आते हैं या रागी आते हैं हमारे पास, उनकी आवाज़ ख़राब होती है तो हम लोग लिख देते हैं वॉइस रेस्ट। तो अगला बोलता है सर मैं तो टीचिंग प्रोफेशन हूँ, मैं तो रेस्ट कर नहीं सकती। तो मेरा एक जवाब होता है मैं भी मेडिकल प्रोफेशन, सुबह से लेकर शाम तक बकवास ही करता रहता हूँ बैठा बैठा। तो मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ, जी आपने देखना है। आज मुझे एक चीज़ जानने को बहुत अच्छी मिली, शायद मुझे लगता है मेरी तरह 99% लोग अवेयर नहीं होंगे। आपने बोला वॉइस रेस्ट, मैंने ये वॉइस रेस्ट सुना ही पहली बात है। बेड रेस्ट बहुत बार सुना है, पर वॉइस रेस्ट फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। मतलब बोलो मत, कम से कम जितना बोल सकते हो आपकी वॉइस ठीक हो जाएगी। ओह वाह, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, नई सीखने को मिली आज मुझे। सर एक चीज़ अब मैं थोड़ा सा कम्बिनेशन करती हूँ। जब हमारे ईयर लॉस होते हैं तो हम कभी बोल नहीं पाते, पर कभी कभी हमारी स्पीच लॉस हो जाती है पर फिर भी हम सुन पाते हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट है। बेसिकली हियरिंग तो आपकी पहले डेवलप हो चुकी है ना। ओके, हियरिंग तो आपकी डेवलप हो चुकी है, वॉइस आपकी बाद में गई है।
ओके, ये भी फर्क है वॉइस दोनों बाद चीज़ों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेयरिंग एंड स्पीच नॉर्मल थी, समहाउ उनका एक्सीडेंट हुआ या एजिंग प्रोसेस हुई, एजिंग प्रोसेस के बाद उनकी हेयरिंग खत्म हो गई, लेकिन उनकी स्पीच रहती है। अब एल्डरली घर में देख लो, बोलते नॉर्मल है, सुनता नहीं उनको। ओके, वो तो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस हुआ ना। Age, हाँ, okay. तो उसको आप उसमें हमने अगर मान लो किसी पेशेंट की हेयरिंग रिहैबिलिटेट करनी है, वो भले हेयरिंग एड से हो या जैसे मर्जी हो, वो कर सकते हो। उसकी स्पीच तो नॉर्मल है ना। ओके, उसके लिए तो हाँ, उसकी तो स्पीच तो पहले से बनी हुई ना। इसको बोलते बेसिकली पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। ओके, मतलब आपकी स्पीच आ चुकी थी, उसके बाद आपको हियरिंग लॉस। जैसे बच्चे पैदा हुए, उनकी स्पीच थी, बच्चा सुनता भी था, 7-8 साल पे देखा बच्चे को सुनना बंद हो गया, लेकिन बोल रहा है वो। अच्छा, बोल रहा है फिर बोल रहा है तो उसमें फिर उसका कॉज निकाल के उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसकी हियरिंग आ गई, तो स्पीच तो ऑलरेडी बनी हुई ना। अच्छा, इसका मतलब उसका ट्रीट हो के वो ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसमें डरने, स्पीच नहीं जानी चाहिए, हियरिंग को नहीं। फिर अगर इसको अदर वेज में लेके देखो, अगर बच्चे की हियरिंग नहीं है तो उसकी स्पीच डेवलप करना बहुत मुश्किल है। ओके, उसकी हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं हियरिंग के लिए, स्पीच उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आती है या स्पीच थेरेपी से आती है। ठीक, जिसकी स्पीच बन गई आ गई, उसको जैसे आपने बोला ना कि बच्चा पैदा हुआ उसको सुनता ही नहीं था, मैंने बताया कॉकलिया इम्प्लांट, जिसकी पोस्ट लिंगुअल कॉकलिया गया, डेफ हो गया बिल्कुल ईयर, लेकिन बोलता था, उसके ऊपर कॉकलिया इम्प्लांट का रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि स्पीच उसकी है, उसको सुनने से मतलब है बस, और ऑलरेडी सुनता था, तो ब्रेन में भी उसकी हियरिंग की मैपिंग हो रखी है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ब्रेन बड़ी टेक्नोलॉजी है ये तो भी। उसके हिसाब से वो बच्चा सुनेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले ने हर चीज़ को कनेक्शन से भेजा है। बिल्कुल। समटाइम्स ब्लड आता है गले से या कान से, वो या नाक से भी आता है ना, ये अलग अलग होता है या क्या है इसका? देखो, नाक से तो कान से जो ब्लड आता है वो तो रेयरली आता है, या तो आपने इंजरी की होती, मारा होता कुछ, या फिर एक्सीडेंट से तभी आ सकता है। नाक से जो ब्लड आता है वो एज के हिसाब से होता है। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है, नोज पिकिंग की वजह से नाक में उंगली मारते रहते हैं, वो होता है बच्चों में। नक्सीर भी होती है। नक्सीर बेसिकली आम लोग मान के चलते हैं कि डॉक्टर साहब ये नाक से खून, नक्सीर तो नहीं है, जबकि नाक से कोई भी खून आएगा उसको नक्सीर ही कहते हैं, क्योंकि 2 वर्ड जोड़ दो, सीर इज फॉर द ब्लड एंड नक इज नाक, तो नाक से जो ब्लड आएगा उसको नक्सीर ही कहेंगे। नक्सीर का मतलब ये नहीं कि ब्रेन का ब्लड आ रहा है नाक से। ओके, ये क्लियर सा फंडा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये दिमाग में आता है कि हमारे नाक से खून है, नक्सीर तो नहीं है। तो नक्सीर तो आप कह ही रहे हो, है ये भैया नक्सीर ही है, नक्सीर है। लेकिन आप ये मानिए कि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक ब्रेन का ब्लड नाक से नहीं आता। ओके, ये तो आई थिंक टेम्परेचर वगैरह के कारण आता है समटाइम्स। टेम्परेचर की वजह से, ड्राइनेस की वजह से आता है। नाक के बेसिकली अगला वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी देखना सर्दी या गर्मियों में रेड हो जाता है, जब भी नाक के अंदर पपड़ी जमती है, तो बच्चों को छीलने की आदत होती है, साफ करनी, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, या अपने आप ड्राई होकर उखड़ेगा तो साथ के साथ मांस उखड़ेगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ओके, मतलब बेसिकली नाक से ब्लीडिंग कोई बहुत डेंजरस वाली चीज़ नहीं है। एज के हिसाब से अगर एल्डरली है, मान लो कोई पेशेंट जिसको हाइपरटेंसिव है, उसका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो उसके ब्लड प्रेशर की वजह से है। उसके कॉजेज की लिस्ट तो बहुत लंबी है। लिस्ट तो बहुत, मतलब कॉमनली बच्चों में यही होता है, ड्राइनेस की वजह से या नोज पिकिंग की वजह से होता है, एल्डरली में ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। बाकी बीमारियां अलग अलग है भाई, नोज में ट्यूमर निकल आया, नोज में पॉलिप पड़ा हुआ है, वो अलग अलग है। या कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनका खून सही वक्त पे जमता ही नहीं है। अब आपके जैसे कॉमन डेंगू होता है, डेंगू होता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू, तो ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कोगुलेशन प्रोफाइल, मतलब जिसको बोलते हैं खून जमने की प्रॉब्लम होती है, तो उनके नाक से ब्लड आ सकता है, लेकिन रेयरली होता है। गले से खून क्यों आता है? गले से खून जो ईएनटी में आता है, वो ज़्यादातर लोग जब रात को सोते हैं, मॉर्निंग में स्पिट करते हैं, उसमें ब्लड आता है। और मोर देन 90% लोगों में नाक का ब्लड गले में आता है, वो सुबह उठ के स्पिट करते हैं, और वो ये बोलेंगे डॉक्टर साहब सुबह उठ के थूकते हैं तो ब्लड आता है, उसके बाद नहीं आता, तो नोज का ही ब्लड होता है, गले का नहीं आता। डेंजरस है सर? नहीं, नोज की ब्लीडिंग है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मुंह से खून है, वो जाके चेस्ट को दिखा दिया, चेस्ट वाले देखा सब कुछ निकला, अल्टीमेट नोज में कॉज निकलता है। मॉर्निंग में अगर थ्रोट से ब्लड आया तो मोर देन 90% चांसेस नोज। तो सर आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, तो समटाइम होता है कि आप ईयर की सर्जरी कर रहे हो पर सारा प्रॉब्लम थ्रोट में, ऐसा कुछ होता है कि नहीं, या नोज में है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब कोई भी पेशेंट भी ऑपरेट करवाता है, या हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जब हाथ लगाते हैं किसी पेशेंट को, तो डायग्नोसिस
बना के उसके बाद करते, ये नहीं कि हाँ भी उसके प्रॉब्लम थी कहीं और, हाँ हमने कोई और ऑपरेट कर दिया। ये ऐसा तो कभी अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे लगता भी नहीं किसी ENT सर्जन साथ ऐसा होता होगा। हाँ ये अलग बात है कि पेशेंट जो रिलीफ चाहता था वो और उसको प्रॉब्लम कोई और थी और वो रिलीफ उसको नहीं मिली, तो पेशेंट कह सकता कि यार मेरे को तो आराम आया ही नहीं। ओ मतलब बेसिकली ये तीनों कनेक्शन तो है ही है ना कहीं ना कनेक्टेड इन द सेंस ये होता है कि पेशेंट चाहता है कि अभी मेरा, जैसे अब इनका था, इनको था कि मुझे कान से सुनता कम है, डायग्नोसिस निकला भाई कान देखा गया, कान के अंदर फ्लूइड दिखा होगा, ऑडियोमेट्री टेस्ट की होगी, उसमें रिपोर्ट आ गई होगी, उससे पता लगा भाई कान का हियरिंग वाला सिस्टम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। नोज में एंडोस्कोप डाला गया, पता होता है कि डॉक्टर्स को इसके बाद ये फाइंडिंग हो सकती है, वहाँ पे ट्यूमर देखा, बायोप्सी लिखी, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा निकला। अब इलाज पेशेंट को सुनता नहीं था, इलाज हुआ उसका नोज के पीछे वाले कैंसर का इलाज। तो पेशेंट सिम्टम कान के लेके गया था, डायग्नोसिस नाक का बन गया। अच्छा बेसिकली है तो तीनों हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं हो सकता कि अब इनको सुनता किसी पेशेंट को नहीं है और ट्यूमर अंदर नोज के पीछे पड़ा हुआ तो कान ऑपरेट कर देगा डॉक्टर, नहीं। सर क्या नोज, थ्रोट और ईयर के कैंसर कॉमन है? थ्रोट के ज़्यादा कॉमन है, नोज और ईयर के बहुत कम है, नोज के भी कम है, ज़्यादातर थ्रोट के कैंसर है। थ्रोट के कैंसर कारण क्या होता है इनके होने का? वो तो हैबिट्स है बेसिकली ज़्यादातर, जैसे आपकी टोबैको च्यूइंग सबसे कॉमन है, स्मोकिंग नंबर 2 पे आता है, तीसरा सर जो हुक्का पीते हैं लोग, सेम आ गया, स्मोकिंग आ गई। नहीं जो आम कहते हैं जी ये तो फ्लेवर्ड हुक्का है। फ्लेवर्ड का तो मुझे पता है, अगर टोबैको है तो टोबैको है उसके अंदर, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है फिर। ओके बेसिकली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग भी कहीं ना कहीं, अगर स्मोकिंग के साथ ड्रिंकिंग ऐड हो जाती है तो सारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। बेसिकली हमें गले को जो अच्छी चीज़ें वही खिलानी चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तंबाकू। जो गले के कैंसर होते हैं वो टोबैको च्यूइंग से सबसे कॉमन है। ओह तो सर बहुत सारे लोग हम देखते हैं इंडिया में, आपने देखा भी होगा ना, सबसे ज़्यादा ऐड हमारी मूवी से पहले भी वही आती है वो लेडी की कि वो तंबाकू खाती थी, उसको गले का कैंसर हुआ। तो इट मीन्स इतने सारे केसेस हैं। तो इसमें गले के कैंसर तो बहुत कॉमन है। तो लोगों को सावधानी बरतने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली अब जिसको आदत पड़ गई है, अब वो जब उसको कोई दिक्कत आती है, जितने पेशेंट भी एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के लिए, वो अल्कोहलिज्म के हों या फिर टोबैको च्यूइंग के होते हैं, वो आते रहते बार बार यही कहते हैं, उनको दिमाग में वो छोड़ते नहीं है, वो ये चाहते हैं कि कैंसर उनका जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसका स्टेज 1 पे इलाज हो जाए। अच्छा फिर इलाज हो सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। चक्कर वो छोड़ना तो फिर भी नहीं चाहता ना। अच्छा छोड़ना फिर भी नहीं चाहता। जब वो डॉक्टर बदलता है, फाइंडिंग कोई होती ही नहीं उसकी, और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब देख लो मैं स्मोकिंग इतने सालों से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फाइंडिंग नहीं है तो हम क्या करें, आप देख लो कोई टेस्ट करा लो। नहीं बात सही बोली सर आपने, बेसिकली लोगों को अपनी हैबिट शुरू से ही चेंज करनी चाहिए। वो नहीं करना चाहता, वो सिर्फ डिजीज को चाहता है कि स्टेज 1 पे पकड़ में आ जाए और मेरे 100% क्योर हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है वो, क्या हुआ था उनके हस्बैंड रोज़ इवनिंग मॉर्निंग वॉक करते थे, हेडफोन्स काफ़ी हाई पावर के हेडफोन्स लगा के, और एक दिन क्या हुआ अचानक उनके अब कान में साउंड सुनाई देती है, कुछ साउंड, बट उनको उस साउंड के कारण वो ना बोल पाते हैं और साथ में इरिटेट भी रहते हैं, बोल सकते हैं वो, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, उस साउंड के कारण उनको नींद तक नहीं आती। क्या ऐसी कोई बीमारी होती है? बेसिकली इस बीमारी को टिनाइटस बोलते हैं। टिनाइटस एबनॉर्मल साउंड ईयर में जो भी आती है या एबनॉर्मल फीलिंग कोई भी ईयर में आती है उसको टिनाइटस बोलते हैं। तो लॉस होता है क्या है कि वो क्योंकि हेडफोन्स यूज़ करते थे लाउड नॉइज पे, तो उनकी सुनाई की नर्व वीक होनी शुरू हो गई। और नर्व जब वीक होती है तो फर्स्ट सिम्टम यही आता है, एबनॉर्मल साउंड। तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मेडिसिन हैं लेकिन पेशेंट में पेशेंस नहीं होता। मतलब मेडिसिन जो दी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, अब नर्व वीक हो रही है तो उसको रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंट तब तक मेडिसिन खाता नहीं है। सेकेंड पार्ट, अगर उनको सिर्फ एबनॉर्मल साउंड और साथ में हियरिंग लॉस भी हुआ है तब मेडिसिन के साथ साथ हियरिंग एड लगेगी, क्योंकि पेशेंट को हियरिंग लॉस की वजह से बाहर की एनवायरमेंटल नॉइजेस नहीं सुन रही, उसको अंदर की साउंड आ रही है, वो उसको इरिटेट करती है। सेम अगर एबनॉर्मल साउंड बाहर से शोर आएगा वो आपको इतना इरिटेट नहीं करता। जो अंदर से हमने बात की अभी भी साउंड की, जो अंदर से साउंड आती है सर, क्या वो बहुत तेज होती है? देखो इनिशियली तो कम होती है और साउंड भी एक तरह की नहीं होती, हर पेशेंट अलग अलग तरह के साउंड के साथ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कीड़े की आवाज़ आती है, कुछ कहते हैं हवा के चलने की आवाज़ आती है, कुछ कहते हैं बहते हुए पानी की आवाज़ आती है, कुछ कहते हैं स्नेक की हिसिंग आती है, और कुछ लोग
फीलिंग कहते हैं कि कान से पानी बह रहा है, कान में हवा चल रही है, कीड़ा रेंग रहा है। फीलिंग या साउंड, इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे पेशेंट का हेयरिंग लॉस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये साउंड तेज होती जाएगी। आपकी जो फ्रेंड है जिन्होंने बोला है उनसे पूछना, उन्होंने ऑडियोमेट्री करवाई होगी, सुनाई का टेस्ट पक्का। और जब उनको रात को नींद नहीं आती इसका मतलब उसमें हेयरिंग लॉस भी होगा। लेकिन पेशेंट इसको अदर वे में लेके चलता है। वो ये नहीं मानता कि भाई मुझे हेयरिंग लॉस की वजह से साउंड आ रही है, वो ये मानता है कि मुझे शोर आ रहा है जिस वजह से मैं सुन नहीं पा रहा, जिससे वो सो भी नहीं पा रहे। हाँ, तो उसमें कि अगर मान लो उसको हेयरिंग लॉस है तो हेयरिंग लॉस वाले पेशेंट में अगर हम हेयरिंग एड लगा देंगे तो उसको एनवायरमेंटल शोर आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर की साउंड उसकी मास्क हो जाएगी। ओके, वो कम हो जाएगी, कहीं मास्क हो जाएगी। अब मास्क होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, पेशेंट सो जाएगा आराम से। लेकिन पेशेंट आता उस स्टेज पे है जब उसका ईयर भी डेफ हो जाता है, सुनना ही बंद हो जाता है। उस पे कोई इलाज नहीं होता। जब सुनना बंद हो, मशीन कैसे लगाएंगे उसमें? अब उसको शोर सुनता रहेगा, मास्किंग कैसे करेंगे? जिस पेशेंट को आवाजें आ रही है उसको पूछना, जब रात को साइलेंट कमरे में होता है तब उसको शोर ज्यादा आता है उसको। वो एनवायरनमेंट में नहीं आता क्योंकि मास्किंग होती है। तो मतलब सर बेसिकली अगर मैं इस सारे टॉपिक को लूँ तो इट मीन्स हमें जो हेडफोन्स या ईयरफोन हम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, बेहद यूज़ करना। बेसिकली लाउड नॉइस नहीं होना चाहिए, बस लाउड नॉइस नहीं होता है। जो भी ईयरफोन यूज़ करते हैं तो अगर म्यूजिक सुनते हैं तो वो इको करता है, तो उसकी वॉल्यूम और बढ़ा लेते हैं, वो अच्छा लगता है सबको। तो आज वो एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, वो हेयरिंग एड यूज़ करेंगे। हेयरिंग एड इंडस्ट्री बहुत बड़ी, वही बड़ी स्मार्ट है। उन्होंने हेयरिंग एड्स की शेप ऐसी एयरपॉड जैसी कर दी कि पता नहीं लगे आपने एयरपॉड लगाया या हेयरिंग एड लगाई हुई है। ज़्यादातर लोग लगाना नहीं चाहते ना। ऐनक हर बंदा लगा लेता है, हेयरिंग एड लगाता कोई नहीं है। उससे इंसल्ट फील होता है। इंसल्ट लगता है, मुझे सुनता नहीं है। तो हेयरिंग एड इंडस्ट्री उनसे उनके ऊपर है, उन्होंने एयरपॉड जैसी बना दी, लो लगा लो। बेसिकली लोगों को ज़्यादा लाउड नॉइस वो नहीं होना चाहिए, लाउड नॉइस। चाहे वो आपके डीजे की हो, चाहे वो आपकी भी होता है ना, उसमें एक टाइम लिमिट होती है। टाइम का मतलब होता है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर लेवल तक की साउंड आप इतने आज तक का एक्सपोजर होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उनमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई बंदा जैसे सीनियर सिटीजन है, उनके ईयर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यंगस्टर्स को कम होते हैं चांसेस, उनका इतना लेकिन उस एज में भी कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव। आप देखो छोटे बच्चों को जब थिएटर में लेके जाते हैं, जब साउंड एकदम तेज आती है तो लोग बच्चों के कान में हाथ रख देते हैं, और रोना भी शुरू कर देता है, क्योंकि लाउड नॉइस से पेन भी होता है बच्चों को, इस वजह से होता है। बेसिकली केयर की बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि ये हमारे वैसे भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारे लिए कंपल्सरी ऑर्गन्स भी हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सर अब मैं बात करना चाहूँगी आपकी फैमिली के बारे में। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, मेरी माँ, एक वाइफ और 2 बच्चे। सर मुझे लगता है इंडिया में एक ही वाइफ होती है लोगों की। मैंने बता दूं, एक माँ, एक वाइफ और 2 बच्चे हैं। सर आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? हाँ जी, वो आई सर्जन है। बेसिकली आप सबने सेंस ऑर्गन सारे कब्जा कर लिया है। वो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। और बच्चे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी MBBS फाइनल ईयर में है। वेरी गुड। और छोटी बेटी 10th में अभी। छोटी बेटी भी डॉक्टर बनेगी? इच्छा तो उसकी यही है, बनना चाहती है। मतलब बेसिकली आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर फैमिली? देखो मैं अपनी फैमिली से पहला डॉक्टर था। मैं पहला था, सेकंड मेरी सिस्टर बनी डॉक्टर, दोनों के स्पाउस डॉक्टर, अब उसकी बेटी भी डॉक्टर, मेरी बेटी भी डॉक्टर। मतलब मैं ओपनिंग बैट्समैन था अपनी फैमिली में। ओह दैट्स ग्रेट। सर एक चीज़ मैं जरूर जानना चाहूँगी, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, डॉक्टर्स की फैमिली में रात को आके क्या आप पेशेंट डिस्कस करते हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? एटलीस्ट डिस्कस तो नहीं, कोई खास पेशेंट अलग तरह का होता है ना कोई, वो भी जैसे होता है ना कि कोई फनी टाइप का पेशेंट होता है, वही डिस्कस होता है। बाकी क्योंकि ब्रांचेस दोनों की अलग अलग है, तो सीरियस पेशेंट मैंने देखा, उसको नहीं पता, उसको जो सीरियस है उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट डिस्कस नहीं करते। कोई फनी बात होती है पेशेंट के साथ, कोई हमने देखा होता है, तो वो बातें आपस में डिस्कस होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो पेशेंट वाला पार्ट है, जहाँ तक मैं अपने घर में देखता हूँ, मैं क्लिनिक पे ही छोड़ के आता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। वहाँ से निकलने के बाद मैं डॉक्टर होता ही नहीं। उसके बाद आप एक पति, एक पिता, एक पुत्र होते हो। सर आपकी बेटी MBBS कर रही है, तो आपकी बेटी को आप दोनों से ही गाइडेंस मिली कि वो डॉक्टर बने?
बेटी को गाइडेंस तो ऐसा सच नहीं, लेकिन हाँ हम लोग दोनों, जैसे मैं मेडिको हूँ, आपने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स क्रिबिंग करते रहते हैं मेडिकल प्रोफेशन का, अच्छा नहीं है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग ये कह जाते हैं। तो मुझे कोई रिजेंटमेंट नहीं है इस प्रोफेशन को ऑप्ट करने में। मैं बड़े, जिसको बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट, बड़े बड़े चाव से आया था, शौक से आया था, डॉक्टर बना था। छोटा था, मुझे अपने रिश्तेदार कहते कि हाँ भी छाती ठोक के कहता था मैं दिल का डॉक्टर बनूंगा। वो दिल का डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन हाँ दिल से डॉक्टर बना हूँ मैं। दैट्स ग्रेट सर। एक चीज़ अच्छी बोली सर आपने, मुझे भी ये लगता है कि हमें अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो हार्ड वर्किंग तो सारे प्रोफेशंस में है। मैंने मेरे घर में कभी मेरे बच्चे अगर देखोगे ना, बात करोगे तो मेरे बच्चों ने कभी भी मेरे मुंह से या मेरी वाइफ के मुंह से कभी इस प्रोफेशन की क्रिबिंग नहीं सुनी होगी। हाँ। कभी भी, और ना ही मैं कभी बुराई करता हूँ। मैं मानता हूँ सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, डॉक्टर्स भी एक जैसे नहीं है, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं हूँ। अच्छी बात है सर, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये मैं आपसे मैसेज भी लेना चाहूँगी, सिर्फ डॉक्टरी के लिए नहीं है, आप कुछ भी चूज करते हो, आप जो कर रहे हो उसकी तारीफ करो, ना कि उसकी बुराई करो, ये जरूरी है। मुझे तो अभी पीछे किसी ने लिया था इंटरव्यू, उसने पूछा था अगर सपोज आपको सेकंड मौका मिले आप क्या बनोगे। मैंने अगेन बोला, मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जन ही बनूंगा, जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस ही यही है। सर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जो सोचती हूँ ना, जिस प्रोफेशन को आप प्यार करते हो, पैशनेट होते हो जिस प्रोफेशन के लिए, उसमें आप ग्रोथ भी कर जाते हो। बेसिक आप मेडिकल प्रोफेशन तो हम लोग सीधा मानते हैं कि जो बंदा भी डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में आता है, ही और शी शुड हैव फायर इन बैली, तभी वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, पकड़ के आपने डॉक्टर बना दिया तो नाम के आगे 2 अक्षर लगते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। सर एक बहुत ही पर्टिकुलर सवाल पूछूंगी, आपका नाम है डॉक्टर विनय गुप्ता, आप आते हो एक जर्नल कैटेगरी के डॉक्टर, जहाँ पे 99 में 100 ही नंबर लेने जरूरी हैं, जहाँ तक 99 नंबर चल जाएंगे, इससे कम नहीं है। पर रिजर्वेशन वाले लोग बन जाते हैं डॉक्टर। जहाँ तक मैंने सोसाइटी से सुना है कि वो चाहते हैं कि हम जर्नल डॉक्टरों के पास जाएं, क्या ये सच है? जो आज के लोगों का वो है ना, एक चीज़ ना देखना कि मेडिकल में चक्कर सबसे बड़ा है कि हाँ, रिजर्वेशन की वजह से कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या एजुटेशन होता है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं होता। क्योंकि इंजीनियरिंग की जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर की मैक्सिमम है। वहाँ पे वो बच्चे का कैलिबर चेक करते हैं, उसका वो नहीं देखते कि हाँ भी कास्ट नहीं देखी जाती उसकी, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में आता है। तो मेडिकल की जॉब सरकारी वाली है, इस वजह से आता है। और मेजॉरिटी ऑफ आप देखोगे प्राइवेट प्रैक्टिशनर जितने भी हैं, आपके मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के बड़े अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में ऑप्ट करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है ना सर। अक्सर ना मैंने अपने दोस्तों को बोलते देखा है कि अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो दिखाने, तो तुम देख लेना वो जर्नल वाला होगा तो जाना, क्योंकि उसके 100 में से 99 नंबर आए हो और उसने पढ़ के लिए। नहीं, एक्चुअली एक चीज़ ये होती है, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाते हो ना, भले किसी भी कैटेगरी से आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, हाँ जी, ठीक है ना, तो वहाँ तो पढ़ाई इकट्ठी की जाती है, पास होने का क्राइटेरिया भी सबके लिए सेम होता है। ओके, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे जनरल कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के पास होने के लिए कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए सेम है, सिर्फ एडमिशन इजी वे में है, अदरवाइज तो पास सारे वैसे ही होंगे। हाँ, वो दूसरी बात ये होती है, जनरल कैटेगरी की हो या कैटेगरी वाला कोई बंदा भी निकलता है पास होकर, मेडिकल कॉलेज से निकलता है या इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, या उसने लॉ कॉलेज से कुछ किया है या ग्रेजुएशन कर रखी है, BCom BA कुछ भी कर रखी है, आपने देखा सारे बच्चे पास हुए, लेकिन जब वो प्रोफेशन में आते हैं कोई यहाँ होता है कोई यहाँ होता है। हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा, उसमें भी ये नहीं होगा जिसने कॉलेज में टॉप किया था वो यहाँ हो सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर तो ऐसा क्यों होता है सर? कैलिबर यूज करते हो ना, ब्रेन यूज करते हो ना। ओके, अपने प्रोफेशन में आपकी अलग एफर्ट्स रहते हैं। कॉलेजेस आपको सिर्फ डिग्री दे के निकालता है, बाकी आप अपने आप को कितना शाइन करते हो, कितना रगड़ते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसकी मतलब ढंग से सीखना चाहते हो। बोली सर, वो हर प्रोफेशन के लिए है सर, मतलब सिर्फ हमारा ही नहीं है, सिर्फ हर किसी प्रोफेशन में ऐसे ही। हाँ, के लिए ये बात बिल्कुल सही है सर। कोई मैटर नहीं करता कि आप 50% नंबर लेके पास हुए थे या 100%, अब आप क्या कर रहे हो वो जरूर मैटर करता है। कहते ना, एक लाइन आती है, कहती
क्लास के अंदर कुछ आगे बैठने वाले होते हैं, कुछ बैक बेंचर होते हैं और कुछ बीच वाले होते हैं। जो कुछ छाने वाले होते हैं वो या तो आगे वाले से पढ़ाई से चाहते हैं, जो जब बैक बेंचर जो शरारतों से चाहते हैं हम आगे जाके फील्ड में, बीच वाले वजह कहीं सारी उम्र बीच वाले रह जाते हैं, वो कहीं नहीं रहते। बस ये होता है। ये सही बात बोली आपने। सर अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने नीट के बारे में सुना होगा इस बार, आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि उन बच्चों के जो भी हुआ, देखो सारे बच्चे तो सारे सफ़र कर रहे हैं ना। देखो मेरी तरफ से ये बनता है कि जब मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, एक तो इनका एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं है। जब मैंने दिया था एग्ज़ाम उस समय हमारे लिए था कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके +2 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स 50% चाहिए। ओके। उसके बाद जब एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते थे। ओके। अब इन्होंने कम करके उसको 50% कर दिया। ओके। तो इसका मतलब जो मार्क्स 720 में से जिस बच्चे के 140 मार्क्स है उसके भी 50% से ऊपर है, वो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ये बेसिकली किया है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें सारी खाली रह जाती हैं। जब 50% नंबर बच्चे ही के नहीं है तो मेडिकल कॉलेज की सीटें खाली रह जाएगी। उन सीटों को भरने के चक्कर में इन्होंने 50% कर दिया, नंबर 1 गलती तो एक। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या किया है कि पेपर कई साल पहले 2018 में भी हुआ था तो हम इसको कंप्यूटर बेस्ड कर देंगे। लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि वो मिनिस्टर जो भी कहते हैं कि बच्चे हमारे ये सबको आता नहीं, ये नहीं। क्या IIT के एग्जाम नहीं होते? इतने सालों से चल रहा है, सारे कंप्यूटर पे होते हैं। लेकिन आज तक कभी भी उनकी किसी भी आवाज़ नहीं आई कि इनके एग्जाम में कभी कुछ घपला हुआ, कोई प्रॉब्लम। तीसरी बात, जो पेपर का एक लेवल होता है ना, इनको एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि 100% स्कोरिंग होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, होनी नहीं मैं चाहिए। भी ये इस बात के, क्योंकि 100% इज नॉट पॉसिबल। 100% स्कोरिंग का मतलब आपने पेपर का लेवल वो रखा है कि बच्चा 100% स्कोर कर रहा है। आप उसका लेवल वैसा रखो कि 100% स्कोरिंग नहीं आनी चाहिए। टॉपर कितने का भी, अब IIT में जो बच्चा आता है उसके टॉपर जो होता है उसके 100% मार्क्स नहीं होते। पर सर 100% का तो ये मेरी बेटी ने जब एग्जाम दिया था तो चलो एग्जाम दे के जब निकली है तो आइडिया तो मुझे पहले से था कि इसके इतने मार्क्स आएंगे, ये इसकी रैंक आएगी इसकी। तो निकलते इसका पहला पता क्या जवाब था बेटी का? पापा इतना घटिया एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस। ये इसके पहले वर्ड थे। कारण इजी पेपर। तो मैंने इसको बोला बेटा अभी तुझे लग रहा है क्योंकि तुझे आता था, अभी लोगों के रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे, फिर लोगों के रिव्यूज आने ये खराब हो गया, ये फिजिक्स टफ था, ये था वो था। मैं कहा तुझे आता था इसलिए इजी था। ये मानता हूँ कि 100% स्कोरिंग मतलब इजी तो होता ही है पेपर। तो 100% स्कोरिंग हमारे वक्त में क्या होता था, जब हम लोग पेपर देते थे उसमें कुछ डमी क्वेश्चंस होते थे जिनका कोई आंसर सही नहीं होता था। तो 100% स्कोर होना ही नहीं था। मतलब बेसिकली 100% स्कोरिंग भी गलत है। आपका पेपर का एक लेवल होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मेडिकल लाइन है ना, 2 चीज़ों से 3 चीज़ें हैं मेडिकल लाइन में जो मुझे पर्सनली लगता है। एक, अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए MBBS कराने के लिए, डॉक्टरी कराने के लिए। दूसरा, अगर आपने जर्नल में जाना है, जैसे भी अपने गवर्नमेंट में जाना है, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि आपको पूरी तपस्या करनी पड़ेगी, पूरी भक्ति की तरह पढ़ना पड़ेगा। क्या ये सच है? देखो पैसे से बनाने के लिए तो ये होता है ना कि बच्चा सुबह उठा, उसने बोल दिया पापा मैंने डॉक्टर बनना है, कहा चल बेटा कोई नहीं, तू पेपर दे, मेडिकल ले, तेरे को करवा दूंगा। अब बच्चे में पढ़ने का कैलिबर है कि नहीं है? अगर बच्चा उतने घंटे पढ़ाई कर सकता है मेडिकल के लिए, ऐसा तो है नहीं फादर के पैसे दिए तो बच्चा डॉक्टर बन के, पढ़ना तो उसको वहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, पढ़े के बगैर कैसे डॉक्टर बनेगा? डिग्री कैसे ले लेगा? डॉक्टर की डिग्री इतनी महंगी क्यों है? डॉक्टर की डिग्री जो चार्जेस उन्होंने रखे हुए ना बेसिकली, वो उनको ये है कि एक मेडिकल कॉलेज, एक तो गवर्नमेंट के जो रूल्स है ना, 25 एकड़ लैंड के ऊपर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो जितने प्राइवेट कॉलेज 25 एकड़ लैंड के ऊपर बने हुए हैं। वर्टिकल तो सोचता ही ना कि लैंड इतनी कम हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे। जो पुराने जो रूल्स बने वो यही हैं। लैंड की कॉस्ट आ गई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनको फैकल्टी होती है, उनका 1 साल का खर्चा 4 करोड़ से ऊपर का पड़ता है। ओह, तो उन्होंने अपने खर्चे तो पूरे करने हैं। वो तो करने और जिसका मेडिकल कॉलेज उसने खर्चे पूरे करके उसके बाद इनकम भी जनरेट करनी है, तो सारा कुछ ही है। तो वो तो इस वजह उसके चार्जेस इतने होते हैं। और अब आती है फिर हम आते हैं डॉक्टरी पेशे पे आते हैं आपके। जैसे कि आपने मुझे शुरू में बताया था कि ENT डॉक्टर के पास लोग तब आते हैं जब बिल्कुल बस खत्म होने वाले होते हैं कि अब पेन का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जिथ्रोमाइसिन नहीं है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ना 2 तरह के पेशेंट है। एक तो वो होते हैं जो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि अभी उनको सिम्टम आए, हमारे पास भी फाइंडिंग होती है, पहुंच जाते हैं आगे बढ़। और कुछ ऐसे आते हैं जब सिर के ऊपर से पानी, बीच वाला तो कोई आता ही नहीं ना। जिसमें हमें भी डायग्नोसिस बनाना ईजी हो और ट्रीट करना भी ईजी हो।
ये चीज़ है। ओके सर, तो डॉक्टर से लोग डरते क्यों हैं? मेरा बहुत बड़ा सवाल रहता है सारे डॉक्टरों से। अगर मैंने भी जाना हो ना डॉक्टर के पास, मैं बीमार हूँ, तो मैं सोचूंगी केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन ले आऊँ और ठीक हो जाऊँ। ठीक होना चाहती हूँ, पर डॉक्टर के पास जाने से क्यों डर लगता है? वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो यहाँ पे 2 पैरेलल सिस्टम चलते हैं। 2 पैरेलल, मैं थोड़ा सा इसका जवाब लंबा दूंगा। एक गवर्नमेंट सेटअप एंड चैरिटेबल, सेकंड इज प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। ठीक है ना? तो दोनों जो सेक्टर है वो अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए बनी हुई है। हाँ जी। कि जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, फेथ है, वो कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में जाए, जिसकी नहीं है वो चैरिटेबल में जाए या गवर्नमेंट में जाए। होता उल्टा है, दोनों तरफ क्रिस क्रॉस होता है। जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो सरकारी के चक्कर लगा के तो यार 2 दिहाड़ियाँ खत्म हो गई, मैं प्राइवेट में दिखा लूंगा। वो बड़ी जिसको बोलते हैं फेथ के साथ आता है और वो ठीक होके जाता है। अच्छा, जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, जो हाई क्लास है, हाँ, जिसकी अफोर्डेबिलिटी, वो देखता है यार ये अग्रसेन चैरिटेबल खुली, चल यहीं से टेस्ट करवा लेते हैं। यहीं से टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, यहीं से हम अल्ट्रासाउंड यार वो करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते हैं अग्रसेन चैरिटेबल से। अब रीज़न ये होता है कि हेल्थ के ऊपर कोई भी बंदा पैसे खर्च ही नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। हेल्थ के ऊपर रीज़न ये है कि अगर आपने एक पेट रखा हुआ है, पेट सुबह भौंकता नहीं ना, तो सारे भौंका नहीं, ठीक नहीं, चल इसको वेट के पास लेके चलते हैं। उसने अपनी फीस बना दी, ले ली, आपने ले लिया, लेकिन खुद को कुछ हुआ तो या तो हम चैरिटेबल जाएंगे या केमिस्ट के पास जाएंगे। रीज़न बिंग, क्योंकि लाइफ तो हमें फ्री में मिली, हमें लाइफ तो फ्री में मिली ना, माँ बाप ने दी, पेट आपने खरीदा था। अपनी लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी पेट की लाइफ इम्पोर्टेंट। आपकी मोबाइल आईफोन की स्क्रीन नहीं चलती, अब सीधा उसके पास जाते, भाई देख इसको क्या हो गया, उसको चावल के डिब्बे में नहीं रखता कोई भी, आईफोन को लेके वहीं जाता। हाँ, वो दूसरा कोई होगा तो वो चावल के डिब्बे में रखेगा। तो जिस चीज़ की बेसिकली जो चीज़ आपने पैसे दे के खरीदी है, जिसकी कॉस्ट है, उसकी हर बंदा वैल्यू करता है। फ्री में मिली लाइफ की कोई वैल्यू नहीं करना चाहता। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें हमारी लाइफ ही है, जिसके कारण ये सब कुछ मिला है। ये लोग हम नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे देखना, चैरिटेबल जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स अगर जो बैठते भी हैं, वो देखना सारे के सारे रिटायर्ड हैं। ओके, आप देखना कोई भी या तो रिटायर्ड होगा या जिसने काम सीखना है वो होगा, नया होगा, वो सीखने वाला होगा। सीखने वाला का ठीक है, उसने अपना सीख के तभी जाएगा प्राइवेट में। रिटायर्ड वालों ने टाइम पास करना वहाँ पे, कि घर पे कैसे बैठे भी, चलो 1-2 घंटे लगाते हैं। तो जो बंदा रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे बैठता है तो वो उसके अंदर इतनी डेडिकेशन होती भी नहीं है। दूसरी बात, जितने भी आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खुले हैं उनके अंदर डॉक्टर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेस्टों की लैब, डायग्नोस्टिक्स पे दिया होता है। हाँ। आप उनकी स्लिप देख लो, जो डॉक्टर की पर्ची होगी, वो जो आता है ना, एक शेरावाली माताला इश्तिहार आता था बहुत साल पहले, उतनी लंबी होगी ना, उतना पतला कागज लगा होता है। अच्छा। और जो लैब का टेस्ट होता है उसका पेपर, बॉन्ड पेपर और जीएस पता नहीं कितना 100 और प्लस प्रिंट करके निकाला जाता है। तो वो जो डॉक्टर की कंसल्टेशन की वैल्यू वो लोग भी नहीं कर रहे। हाँ। और जो डॉक्टर्स वहाँ जाके बैठ के काम कर रहे हैं उनकी क्या वैल्यू, ये मैं कह नहीं सकता इससे ज़्यादा। हाँ। तो ये एक जो प्रॉब्लम आती है। अब उनसे पूछो कि हाँ भी आपने ये लैब रखी, आपने पैथोलॉजिस्ट रखा है? पैथोलॉजिस्ट एक भी नहीं होता उनके पास। रेडियोलॉजिस्ट उनके पास एक नहीं होता, अल्ट्रासाउंड के लिए होगा, सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। क्यों? पैथोलॉजिस्ट की जो चार्जेस देने हैं वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो टेक्नीशियन रखेंगे, बाकी मशीनें अपना टेस्ट करती हैं। ये फ़र्क है। सबसे बड़ी बात, मुझे आपसे बात करने में इतना मज़ा इसलिए भी आया कि हमने डॉक्टर की लाइफ के बारे में भी जानकारी ली कि डॉक्टर क्या सोचता है, क्योंकि हम सारे प्रोफेशंस के बारे में। एक और क्वेश्चन मेरे आता है अभी, आपके साथ पेशेंट्स का क्या बिहेव रहता है? जो ठीक हो जाते हैं उनका क्या बिहेव रहता है? समटाइम्स ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो जल्दी करते हैं, जल्दी ठीक नहीं हो सकते, लंबी बीमारी है, तो उनका क्या बिहेव रहता है? पेशेंट तो देखो हर तरह के बिहेवियर वाले पेशेंट आते हैं। जब पेशेंट सिक होता है तो वो कहता है जी भगवान है, आप तो भगवान है, आप भगवान। हमारा तो एक ही चीज़ है, तो भगवान नहीं, इंसान ही है। पहली बात, ठीक है ना। हमारा काम है सिर्फ एक डायग्नोसिस बना के मेडिसिन्स का देना। मेडिसिन्स किस पेशेंट के ऊपर कितने वक्त में इफेक्ट लाएगी वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोविड में सब ने देख लिया, एक ही डिजीज़ थी, हर बंदे को हुई, अलग अलग, हर बंदे का आउटकम अलग अलग आया। कोई घर पे ठीक हो गया, किसी ने बताया नहीं किसी को, घर की दवाई से ठीक हो गया, कोई हॉस्पिटल से ठीक हो गया है, कोई हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आया। एक डिजीज, अलग अलग बंदे, आउटकम अलग अलग।
तो पेशेंट ये ना माने कि भाई उसका ठीक हो गया था डॉक्टर साहब, मेरा इस बार ठीक नहीं हुआ। तो आउटकम हर किसी का, वो पेशेंट में पेशेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट जब तक घर पे होता है तब उसमें पेशेंस बहुत होता है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचता है खत्म उसमें पेशेंट खत्म हो जाता है। लगता है कि जादू की छड़ी। हाँ, बस अब फटाफट ठीक होना चाहिए। चलो सर, आपका बहुत टाइम लिया आज हमने। सबसे बड़ा कि आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? लिव योर लाइफ एज यू वांट, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो, बस। बहुत अच्छी बात बोली, लिव योर लाइफ एज यू वांट, बस सबसे अच्छी बात बोली। जैसे जीना चाहो वैसे जियो, और आज सच बीमारियों से डरो मत, मस्त रहो। मस्त रहो। जिसको जो बीमारी जब होनी है वो होनी है, आप उसको रोक नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है सर, जो होनी है वो होनी है, तो उसके लिए क्या सोचना, ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत बिल्कुल। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, और सबसे बड़ी बात मुझे आपके विचार भी डॉक्टरी उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे, बिंदास वाले हैं कि आपने बताया कि अपनी ज़िंदगी मस्त से जियो, कोई आपको फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जीवन की आपने महत्वता भी बता दी है कहीं ना कहीं लोगों को। आज हमने मुलाकात की डॉक्टर विनय गुप्ता जी से, जिनके साथ हमने ENT यानी कि ईयर, थ्रोट और नोज के बारे में तो जाना ही, साथ में मैंने डॉक्टरी प्रोफेशन के बारे में भी उनसे जाना, उनकी फैमिली के बारे में जाना कि एक डॉक्टर को क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे मेडिकली लाइफ होती है उनकी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। दोस्तों, आज शालू जी ने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे एज एन ENT स्पेशलिस्ट, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप इनका पॉडकास्ट देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।